5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं प्रोटोजोआ के। शारीरिक संगठन कैसा होगा? आप बेटे साइटोप्लाज्मिक नहीं, प्रोटोप्लाज्मिक। साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में काफ़ी डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके बाद कार्य की श्रम विभाजन कैसा होता है प्रोटोजोआ में? वापस पढ़ें, कोशिकीय है या और? यस, गलत बोला ना। हाँ, अभी ये इसके बाद दूसरा, ठीक है ठीक है। चलिए, प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया? कितना जल्दी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। गोल्डफस ने क्या दिया था? प्रोटोजोआ शब्द। ये और सबसे पहले प्रोटोजोअन्स की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, ठीक है। फादर ऑफ प्रोटोजोलॉजी। प्रोटोजोलॉजी का जनक किसको कहेंगे आप? ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। सारे करेक्टर्स हो गए। लास्ट में मैंने आपको बताया था अमरता के बारे में कि प्रोटोजोआ के जंतुक जो हैं उनमें प्राकृतिक, हाँ वो तो बिल्कुल बिल्कुल, तो यस यस। तो प्रोटोजोआ के जंतु अमर होते हैं क्योंकि, इसका उदाहरण कौन आंसर करेगा? उदाहरण तो आप बता ही देंगे, कोई भी प्रोटोजोन्स है, अमीबा, प्लाज्मोडियम, कोई भी है। क्यों अमर होते हैं? हम क्यों अमर नहीं हैं? यदि हम अमर होते तो क्या होता? यस, जनसंख्या वृद्धि हो जाती। सर इनमें अलग तरह का क्या बोलते हैं, जनन? कौन बताएगा कि प्रोटोजोन्स अमर होते हैं जबकि अधिकांश बहुकोशिकीय जंतु की मृत्यु निश्चित है? सर उनका जीवन चक्र। आपने 2 प्रकार का कोशिकीय द्रव्य के बारे में पढ़ा है, बैठिए। कौन कौन सा होता है? कायिक प्रद्रव्य तथा जननिक प्रद्रव्य। कायिक प्रद्रव्य कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है और जननिक प्रद्रव्य जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। हमने प्रोटोजोआ में ये बताया था कि प्रोटोजोआ के सदस्यों का निर्माण सिर्फ एक कोशिका से होता है, तो उसमें जो कायिक प्रद्रव्य और जननिक प्रद्रव्य में कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है, इसलिए उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। बहुकोशिकीय जंतुओं में क्या होता है कि जनन कोशिकाएं दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाती हैं। कैसे? मैंने बताया था, शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन से क्या बनेगा? जाइगोट, युग्मनज, और युग्मनज से नई पीढ़ी का निर्माण होता है। तो जनन कोशिकाओं में कौन सा कोशिका द्रव्य था? जननिक प्रद्रव्य। तो उसका ट्रांसफर हो गया, नई पीढ़ी में चला गया, और हम कहते हैं बॉडी की तो डेथ होगी, तो कायिक प्रद्रव्य वाले जो शरीर की कोशिकाएं हैं वो मृत हो जाती हैं। प्रोटोजोआ के सदस्यों में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनमें क्या बताएंगे? कोशिका द्रव्य लिख लो स्टार लगा के। प्रोटोजोआ के सदस्यों में कोशिका द्रव्य का विभाजन कायिक प्रद्रव्य तथा जननिक प्रद्रव्य में नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। कायिक प्रद्रव्य तथा जननिक प्रद्रव्य में सोमेटोप्लाज्म तथा जर्मप्लाज्म में विभेदन नहीं होता है, इसलिए इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटे, ऐसे करेंगे तो मेरा कोर्स ही पूरा नहीं होगा। कायिक प्रद्रव्य और जननिक प्रद्रव्य में विभेदन नहीं होता है, इसलिए इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। एग्जाम्पल्स लिखें आप, उदाहरण लिखें इसके, प्रोटोजोआ के उदाहरण। एक ही बात है बेटे। उदाहरण लिखें। पहला उदाहरण क्या लिखेंगे प्रोटोजोआ में आप? अमीबा। पहले जो बोले बेटे वो लिखो, अमीबा। अमीबा के आगे लिखें
सबसे सरलतम प्रोटोजोअन, सरलतम, लिख लिया। दूसरा लिखें नॉक्टिलुका, नॉक्टिलुका, पहला अमीबा लिख लिया आपने। दूसरा क्या लिखा? कोई इसकी विशेषता बताएगा? नॉक्टिलुका यह संदीप्तिशील होता है, संदीप्तिशील, जो प्रकाश उत्पन्न करता है उसको संदीप्तिशील कहते हैं। कोई आप इंसेक्ट बता सकते हैं जो कि रात में चमकता है बरसात के, तो उसको क्या कहेंगे? संदीप्तिशील। तो नॉक्टिलुका संदीप्तिशील होता है जो समुद्र की सतह पर प्रकाश उत्पन्न करता है, की सतह पर प्रकाश उत्पन्न। बेटे समुद्र के सतह पर होगा तो कहाँ प्रकाश उत्पन्न करेगा? अच्छा ये पर्टिकुलर नॉक्टिलुका की बात कर रहे हैं हम। समुद्र की सतह पर प्रकाश उत्पन्न करता है क्योंकि इसके साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में ल्यूसीफेरिन प्रोटीन के कण पाए जाते हैं। ये लिखा हुआ है बेटे, ल्यूसीफेरिन प्रोटीन के कण पाए जाते हैं जो ल्यूसीफिरेज एंजाइम की उपस्थिति में, ल्यूसीफिरेज एंजाइम का नाम है, ल्यूसीफिरेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर प्रकाश उत्पन्न करते हैं। उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर प्रकाश उत्पन्न करते हैं। और ये समुद्र के जलने के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। ऐसा लगता है बर्निंग ऑफ सी, समुद्र में आग लग गई हो। लिख लिया? ये लिखा हुआ है, समुद्र के जलने के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल लिखें आप। कालाजार रोग कौन से प्रोटोजोन से होता है? कालाजार, लिस्मानिया डोनोवानी, लिखो लिस्मानिया डोनोवानी। सभी एग्जाम्पल्स जो हम लिख रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट, सब पे क्वेश्चन बनते। लिस्मानिया डोनोवानी ये मनुष्यों में काला अजार रोग पैदा करता है। कौन सा रोग? इसका मध्यस्थ परपोषी, अभी बता रहा हूं बेटे, लिख तो लो, एक एक को बताऊंगा ना। काला अजार रोग उत्पन्न करता है, इसका मध्यस्थ परपोषी सैंड फ्लाई, रेत मक्खी, होती है। इस रोग में क्या होता है? त्वचा का रंग काला हो जाता है, काला जार कहते हैं। ठीक है,
इसके बाद लिखो, जल्दी लिखो, थोड़ा सा आप स्पीड बढ़ाएं, हमारा कोर्स ही पूरा नहीं होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपेनोसोमा ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, इससे अफ्रीकी निद्रा रोग होता है। लिखो, अफ्रीकी निद्रा रोग तथा इसका मध्यस्थ परपोषी सीसी मक्खी है। सब पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, लिख लिया। सर ये रेत मक्खी, सीसी मक्खी, ये क्या है? मक्खियां को नाम है, अलग अलग तरह की मक्खियां होती हैं। 5वां एग्जाम्पल लिखें, युगलिना। युगलिना के बारे में तो आप जानते हैं, पादप और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी। लिखो जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल यहां पे लिख लिया, युगलिना। इसके बाद लिखें आप एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, इससे मनुष्य में डायरिया, अतिसार, अतिसार रोग होता है, जिसको अमीबिक पैचिस कहते हैं ना, अमीबिक डिसेंट्री। हाँ बोले। इसमें क्या होता है कि कॉलन, बड़ी आंत के कॉलन पार्ट में रहता है और उसमें अमीबा का स्त्रावन ज़्यादा होता है, तो मल के साथ म्यूकस की मात्रा, श्लेष्म की मात्रा बढ़ जाती है, उसको अमीबिक पैचिस या अतिसार। ठीक है, चलिए आगे लिखे। पीलोमिक्सा, दैत्य अमीबा, इसको कहते हैं दैत्य अमीबा या सबसे बड़ी अमीबा, सबसे बड़ी अमीबा। लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखें आप, पैरामीशियम, स्लीपर जंतुक, इसको सामान्यतया क्या कहेंगे, स्लीपर। स्लीपर को क्या कहते हैं हिंदी में, चप्पल, चप्पल जंतुक। इसका आकार चप्पल नुमा होता है, इसलिए इसको चप्पल जंतु कहते हैं। ठीक है, अब इसकी विशेषता लिखो। इसमें लिखो केंद्रक, द्विआकारी। तो द्विआकारी किसमें होगा, कितने केंद्रक होंगे, जब होगा 2 केंद्रक होंगे। द्विआकारी 2 आकार के
केंद्रक पाए जाते हैं। अब आप जानते हैं यदि दो केंद्रक होंगे तो कौन कौन से होंगे? एक, बिल्कुल, एक लघु होगा, छोटा होगा, एक बड़ा केंद्रक होगा। बड़े केंद्रक का आकार कैसा होगा? किडनी शेप, वक्रमा। और छोटे केंद्रक का? जनन क्रियाओं का नियंत्रण कौन सा केंद्रक करेगा? लघु। और बड़ा केंद्रक या गुरु केंद्रक अन्य जनन क्रियाओं के अलावा अन्य जैविक क्रियाओं का नियंत्रण गुरु केंद्रक करता है। ठीक है, चलिए अब अपन नेक्स्ट आते हैं पोरीफेरा। इसके पहले वाला नेक्स्ट, यस, पोरीफेरा। चलिए पोरीफेरा के बारे में पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। पोरीफेरा के बारे में जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हमने पहले डिस्कस किए, मुझे बताओ पोरीफेरा का मतलब क्या होता है? छिद्र वाले जंतु। अब हम जंतुक नहीं कहेंगे, जंतु कहेंगे, क्योंकि पोरीफेरा पहला ऐसा संघ है जिसमें बहुकोशिकीय जंतु पाए जाते हैं। कोशिकाओं की संख्या अब अनेक होगी, तो इसमें पोरीफेरा लिखें। अब पोरीफेरा के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। पहले लिखेंगे छिद्रधारी जंतु। ऐसे जंतु जिनका शरीर छिद्रों से छिद्रित होगा, हम उसे सामान्यतः क्या कहेंगे? स्पंज। तो पोरीफेरा के जंतु सामान्यतया क्या कहलाएंगे? स्पंज। दूसरा, हमने प्रोटोजोआ में शारीरिक संगठन कैसा लिखा था? आप बेटे सोच के नहीं बोलते हैं। शारीरिक संगठन पूछा था तो आपको बोलना चाहिए जीव द्रव्यी प्रकार का। अब क्योंकि कोशिकाओं की संख्या बढ़ गई, शरीर कोशिकाओं से निर्मित है, तो कोशिकीय प्रकार का शारीरिक संगठन। कोशिकीय प्रकार का शारीरिक संगठन पोरीफेरा के जंतुओं में पाया जाता है। लिखा? चलिए अब हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? सिमेट्री, सम्मिति। असम्मित होते हैं। सिमेट्री का शब्द जो है हम रेडिएटा से स्टार्ट करते हैं। आपने बोल दिया तो कोई बात नहीं, असम्मित लिख ले। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोरीफेरा के सभी जो वयस्क जंतु हैं वो स्थानबद्ध होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्थानबद्ध का मतलब कौन बताएगा? यस, एक ही स्थान पर अटैच रहते हैं, पादपों के समान। इसलिए पहले वैज्ञानिक इनको पादप समझते थे और एक समूह में इनको रख दिया था, जिसे जू फाइटा कहते हैं। जू का मतलब एनिमल्स, लेकिन प्लांट लाइक। फाइटा का मतलब प्लांट लाइक। जू फाइटा, पादपों के समान जंतु। लिखा? अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। द्विस्तरीय होते हैं। शरीर का निर्माण दो स्तरों से होता है। डिप्लोब्लास्टिक, ये द्विस्तरीय शब्द हमने प्रोटोजोआ में नहीं लिखा था, आपको ध्यान होना चाहिए, पहली बार आया द्विस्तरीय। ठीक है, इसके बाद इनमें एक बहुत विशेष प्रकार की, नहीं अभी बताएंगे आपको, बस लिखते जाओ, है ना, अभी वापस डिटेल में पढ़ें। इसके बाद आप लिखें, इनमें एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको कीप कोशिकाएं कहते हैं। पहली बार पूरे जंतु जगत में कीप कोशिकाएं सिर्फ
पूरे जंतु जगत में कीप कोशिकाएं सिर्फ पोरीफेरा के जंतुओं में पाई जाती है। इन कीप कोशिकाओं को और क्या बोलते हैं? कोएनोसाइट्स। कोएनो सब पे क्वेश्चन बनते हैं, जो हम स्टार बना के लिख रहे हैं सब पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कोएनोसाइट्स। इसके बाद लिखें इनमें नाल तंत्र पाया जाता है, कैनाल सिस्टम। नाल तंत्र से क्या होगा? जलधारा शरीर के अंदर प्रवेश करती है, जलधारा शरीर के अंदर प्रवेश करती है। नाल तंत्र अभी हम देखेंगे सामान्यतया 3 प्रकार का पाया जाता है। एस्कॉन टाइप, एस्कॉन प्रकार का, साइकॉन प्रकार का तथा ल्यूकॉन प्रकार का। एस्कॉन, साइकॉन तथा ल्यूकॉन, एक बार में याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हाँ, इसलिए अब वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने कहा कि वयस्क स्थानबद्ध होते हैं, लार्वा अवस्था स्वतंत्र जीवी होती है, ठीक है। वो अभी हम लार्वा लिखेंगे तो उसके साथ ये पॉइंट आएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप, इनमें जो गुहा पाई जाती है वो वास्तविक गुहा नहीं होती है, उसको स्पोंजोसील कहते हैं। क्या कहेंगे? स्पोंजो स्पोंजोसील, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहां पर हमने कहा कि इन जंतुओं का शरीर छिद्रों से छिद्रित होता है, तो मुझे कोई बताएगा कि कितने छिद्र, कितने प्रकार के छिद्र इनके शरीर को छिद्रित करते हैं? 2 प्रकार के। एक, जिनसे जलधारा शरीर के अंदर प्रवेश करेगी, हम उनको ऑस्टिया कहते हैं। और जिनसे जलधारा शरीर से बाहर निकलेगी उसको ऑस्क्यूलम कहते हैं। ऑस्टिया जिससे जलधारा अंदर प्रवेश करेगी, ऑस्क्यूलम जिससे जलधारा शरीर के बाहर आएगी। हमने प्रोटोजोआ के जंतुओं के अध्ययन को क्या कहा था? तो पैराजोआ या पोरीफेरा के जंतुओं के अध्ययन को पैराजूलॉजी कहते हैं। क्या कहेंगे? पैराजूलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब इस पे आए आप संक्षिप्त इतिहास। दूसरा पॉइंट, ये अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर रहे थे। तो वैज्ञानिक का नाम लिखेंगे। मैंने बताया था आपको कि प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया था? कितनी बार पूछने के बाद भी आप भूल जाते हैं। और पोरीफेरा शब्द रॉबर्ट ग्रांट ने दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट ग्रांट। एक वैज्ञानिक थे ल्यूकार्ट। इन्होंने पादपनुमा रचना होने के कारण जूफाइटा समूह में रखा था। अभी मैंने आपको बताया था जूफाइटा किस समूह में रखा था? जूफाइटा। पादप जैसे दिखाई देते हैं।
अब लिखें आप मुख्य लक्षण। मुख्य लक्षण के पहले स्टार बना के कुछ लिखें आप। पोरीफेरा के सभी जंतु, पोरीफेरा के सभी जंतु जलीय, जलीय। अब जलीय में ब्रैकेट में लिखें अधिकांशतया समुद्री जल में, कुछ अलवणीय जल में पाए जाते हैं। अधिकांशतया समुद्री जल में और कुछ अलवणीय जल में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि अलवणीय जल में पाए जाने वाले स्पंज के उदाहरण बताएं। कोई बता सकता है? 3 उदाहरण हैं जो कि अलवणीय जल में पाए जाते हैं स्पंज। पहला लिख लें आप यहाँ पे स्पोंजिला, एफिडेटिया, एफिडेटिया। तीसरा मायनिया। तो ये किसके उदाहरण हैं? अलवणीय जल में पाए जाने वाले स्पंज। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क लगा लें आप। अधिकांशतया समुद्री जल में, कुछ अलवणीय जल में पाए जाते हैं। उदाहरण लिख लिया। दूसरा, इनके वयस्क स्थानबद्ध, इनके वयस्क स्थानबद्ध लेकिन लार्वा अवस्था स्वतंत्र जीवी होती है। लार्वा अवस्था कैसी होगी? स्वतंत्र जीवी। वयस्क अवस्था कैसी होगी? स्थानबद्ध। स्वतंत्र जीवी, वयस्क अवस्था स्थानबद्ध होती है। ये निम्न स्तर के बहुकोशिकीय, निम्न स्तर के अब जीवी क्यों कहेंगे? कोशिकीय होते हैं। इनका शरीर 2 स्तरों से निर्मित होता है। दो स्तरों से निर्मित होता है। अब आप मुझे बताएं, जननिक स्तरों के बारे में जानते हैं आप लोग? कौन कौन से होते हैं? वेरी गुड। लेकिन इन जंतुओं का हमने क्या लिखा? 2 स्तरों से। तो किससे होगा? एक्टोडर्म और एंडोडर्म से। मेसोडर्म का निर्माण इनमें नहीं होता है। अभी बस सिर्फ लिख लें, इनका शरीर का निर्माण 2 स्तरों से होता है। अब मुख्य लक्षण का पहला पॉइंट लिखें। पहले आप दूसरा पॉइंट लिखें। पहला तो हो गया ना, पहला हमने स्टार बना के पहला शब्द लिख लिया। क्या लिखा? जलीय होते हैं लेकिन अधिकांशतया अलवणीय जल में और कुछ, अधिकांशतया लवणीय जल में और कुछ अलवणीय जल में पाए जाते हैं। ठीक है। और अलवणीय जल के उदाहरण हमने 3 लिखे। कौन बताएगा बिना देखे? एफिडेटिया। वेरी गुड। ठीक है ना। अब लिखें, इनका शरीर असम्मित, असम्मित, असम्मित का मतलब जानते हैं? ठीक है, समझ गए। असम्मित तथा द्विस्तरीय होता है। बाहर का स्तर पिनेकोडर्म तथा आंतरिक स्तर कोएनोडर्म
बाहर का स्तर पिनेकोडर्म, आंतरिक स्तर कोएनोडर्म कहलाता है। लिख लिया। पिनेकोडर्म का निर्माण पिनेकोसाइट से तथा कोएनोडर्म का निर्माण कोएनोसाइट से होता है। कोएनोसाइट से होता है। कोएनोसाइट्स को हमने अभी क्या कहा था? कॉलर सेल्स, कीप कोशिकाएं, बहुत इंपॉर्टेंट कोशिकाएं। पूरे जंतु जगत में कोएनोसाइट्स का पाया जाना पोरीफेरा संघ की विशेषता माना। समझ में आ गया? इन दोनों के बीच में मीजेनकाइम पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? मीजेनकाइम। लिख लिया। पिनेकोडर्म को त्वचीय स्तर कहते हैं। कोएनोडर्म को जठर स्तर कहते हैं। त्वचा के समान त्वचीय, त्वचा जानते हैं हम लोग। लिख लिया। अब लिखो, पोरीफेरा के जंतुओं की देहभित्ति। नेक्स्ट पॉइंट। अब ये दो स्तर हुए तो ये क्या बन गई? देहभित्ति बन गई। देहभित्ति दो स्तरों से क्या बना? शरीर का बाह्य आवरण क्या होगा? देहभित्ति होगा। लिख लिया। अब लिखो, पोरीफेरा के जंतुओं की देहभित्ति अभी हमने लिखा था दो प्रकार के छिद्रों से छिद्रित होती है। दो प्रकार के छिद्रों से छिद्रित होती है। अब कौन कौन से छिद्र आपने अभी पढ़े? जलधारा किसके द्वारा अंदर प्रवेश करेगी? बाहर। लिखो, दो प्रकार के छिद्रों से छिद्रित होती है। ओस्टिया की संख्या अनेक होती है, लेकिन ओस्क्यूलम एक होता है। ओस्टिया की संख्या अनेक होती है, लेकिन ओस्क्यूलम एक होता है। ठीक है। ओस्टिया के द्वारा जलधारा स्पोंजोसील में प्रवेश करती है। कौन सी गुहा होगी इनमें? स्पंज में कौन सी गुहा होगी? स्पोंजोसील में प्रवेश करती है। ओस्टिया के द्वारा स्पोंजोसील में प्रवेश करती है। अब देखो यहां पे बोर्ड पे देखें आप, इधर देखो बोर्ड पे। ओस्टिया, इससे जलधारा प्रवेश की। कौन सी गुहा में जाएगी? स्पोंजोसील। और स्पोंजोसील से जलधारा वापस कहां निकलेगी? किसके द्वारा निकलेगी? ओस्क्यूलम के द्वारा आउटसाइड, बाहर निकल जाएगी। समझ में आ गया? तो ये जो एक तंत्र बनेगा, हम इसको नाल तंत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? कैनाल सिस्टम, नाल तंत्र। अभी हमने नाल तंत्र कितने प्रकार का लिखा? 3 प्रकार का। कौन कौन से?
वेरी गुड, ये हो गया। तो जलधारा शरीर में प्रवेश करेगी ओस्टिया के द्वारा, स्पोंजोसील में पहुंचेगी और स्पोंजोसील से ओस्क्यूलम के द्वारा बाहर निकल जाएगी। ये ओस्क्यूलम एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से घिरा रहता है जो इसके चारों तरफ एक रिंग बना लेता है। उन कोशिकाओं को मायोसाइट्स कहते हैं। क्या कहेंगे? मायोसाइट्स। मायो का मतलब कौन बताएगा? मायोलॉजी क्या होता है? मायोलॉजी का मतलब पेशियां। तो ये कोशिका पेशियों की तरह कार्य करके ओस्क्यूलम को बंद करने का काम करती। मायोसाइट्स। मायो का मतलब मसल्स। ओस्क्यूलम एक प्रकार की विशेष कोशिकाओं से घिरी रहती है। उन कोशिकाओं को मायोसाइट्स कहते हैं। ये कोशिकाएं पेशियों के समान कार्य करती। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखें। ये ठीक तरह समझ में आ गया? देह भित्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी क्वेश्चन बनते हैं। वापस देख लो, सब बोर्ड पे देखिए। देह भित्ति का निर्माण कितने स्तरों से होगा? कौन कौन से? बाहरी स्तर। बाहरी स्तर का निर्माण कौन सी कोशिकाओं से? कोएनोडर्म का कोएनोसाइट्स। दोनों के बीच में मीसेनकाइम होता है। ठीक है, अच्छा। पिनेकोडर्म को कौन सा स्तर कहेंगे? कोएनोडर्म को। ये देह भित्ति दो प्रकार के छिद्रों से आस्तरित होती है, छिद्रित होती है। ओस्टिया एंड गुहा को क्या कहेंगे? चलिए, वेरी गुड। पोषण। कल हमने प्रोटोजोआ में पोषण से संबंधित 3 टर्म्स पढ़ी थी। कौन कौन सी? कौन बताएगा? प्राणी संभोजी, पादप संभोजी तथा विषम संभोजी। ठीक है, और मिश्रित प्रकार के अलग हो गया। अब इसमें पोषण लिखें। अभी तक हमने आहार नाल या कोई भी तंत्र का नाम नहीं लिया, तो इनमें भोजन का जो पाचन होगा वो कोशिका के अंदर होगा। तो हम उस पाचन को क्या कहेंगे? अंतःकोशिकीय पाचन। पोषण लिखें। तो पाचन कैसा होगा इनमें? एक बात मुझे आप बताएं, अभी हमने देह भित्ति के कौन से स्तर को जठर स्तर कहा? क्या बोलते हैं? कोएनोडर्म। बेटे, कोएनोडर्म का निर्माण कौन सी कोशिकाओं से होता है? कोएनोसाइट। तो भोजन के पाचन कहाँ होगा? भोजन का पाचन? अरे आप जवाब क्वेश्चन तो ध्यान से सुना करें। भोजन का पाचन जठर स्तर की कोएनोसाइट्स में होगा। कहां पर होगा? कोएनोसाइट्स में। बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझा करें। जो सबसे सीधे क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर विद्यार्थी उसमें जरूर गलती करते। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बीच बीच में पूछूंगा। 100% बच्चे गलत आंसर देते हैं। 100% जल्दी करते हैं ना, इसलिए सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन होगा, सबसे ज्यादा गलतियां करेंगे आप लोग। तो कैसा पाचन होगा? कौन से स्तर में होगा? जठर स्तर का निर्माण कौन सी कोशिकाओं से होता है? कोएनोसाइट्स। तो भोजन का पाचन किस कोशिका के अंदर होगा? कोएनोसाइट्स को और क्या कहते हैं? बोल गए ना गलत? एक बार तो बोलना ही चाहिए, गलती तो कोई बात नहीं। कीप कोशिका। समझ में आ गया? चलिए आगे देखें। अब लिखें श्वसन वायवीय प्रकार का। जल्दी जल्दी लिखें, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं। श्वसन वायवीय प्रकार का। वायवीय का मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। उत्सर्जन वायवीय। वायवीय का मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वायवीय लिख लिया। उत्सर्जन, ये जलीय, अधिकांश जलीय जंतु अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। हमने प्रोटोजोआ में क्या लिखा था? अमोनिया का
अमोनिया उत्सर्गी, वे जंतु जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उनको अमोनोटेलिक इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में क्या कहेंगे? अमोनिया उत्सर्गी। अमोनिया उत्सर्गी, अमोनोटेलिक। समझ में आ गया? श्वसन कोशिकाएं, सॉरी, इसके बाद श्वसन का हो गया, उत्सर्जन की बात हो गई। अब लिखें आप तंत्रिका से संबंधित कोशिकाएं अनुपस्थित, या तंत्रिका कोशिकाएं अनुपस्थित। तंत्रिका कोशिकाएं अनुपस्थित। अब लिखें कंकाल। पोरीफेरा के जंतुओं में अंतः कंकाल पाया जाता है। कौन सा कंकाल? हमने प्रोटोजोआ में भी कंकाल के बारे में बात की थी। हमने कहा था कि उसके शरीर पर एक बाहर आवरण पाया जाता है, उसे वो पेलिकल या टेस्ट या चोल कहलाता है। चोल बनेगा तो किसका, उसका निर्माण किससे होगा? आप कितने जल्दी भूल जाते हैं। लिखा है हमने, देखो, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका या स्ट्रोंशियम सल्फेट। तो बताओ ना, आप तीनों का नाम लो ना। तो यहां पर मैंने कहा कंकाल अंत होगा, शरीर के अंदर पाया जाएगा अंत कंकाल, और अंत कंकाल का निर्माण यहां भी कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका का बना होता है। अब मुझे बताएं आप, ये गिलास देख रहे हैं आप, किसका बना हुआ है? सिलिका का। सिलिका का इसका मतलब पारदर्शक है ये। तो यदि अंतःकंकाल सिलिका का बना होगा तो वो पारदर्शक होगा, और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा तो वो अपारदर्शी होगा। लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पर हम पोरीफेरा को विभिन्न वर्गों में विभेदित करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। अब जो अंतःकंकाल में ये कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका का बना होता है, तो अंतःकंकाल का निर्माण कुछ रचनाओं से होता है, उनको कंटिकाएं कहते हैं। क्या कहेंगे? कंटिकाएं, स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स, ठीक है। अब ये कंटिकाएं, अरे, कांच की छड़ों के समान होती हैं, उन रचनाओं को कंटिकाएं कहते हैं। कंटिकाओं से अंतःकंकाल बनता है। कंटिकाएं या तो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होंगी या सिलिका की बनी होंगी। कंटिकाएं जैसे आप देखें, अभी मैं चित्र बना देता हूं। जैसे ये एक कंटिका पतली से, कुछ कंटिका इसको कहेंगे मोनोएक्सोन, एक रश्मि, तीन रश्मियां, ऐसे अलग अलग प्रकार की होती है। चलिए आगे लिखें जनन। जनन जल्दी से लिखें। जनन पोरीफेरा के सभी सदस्य द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी का मतलब, वेरी गुड, द्विलिंगी। यदि द्विलिंगी अवस्था है तो हम इसको और क्या कह सकते हैं? उभयलिंगी, इंग्लिश में हर्माफ्रोडाइट, उभयलिंगी। चलिए अब एक दो शब्द हैं द्विलिंगी से संबंधित। इसका मतलब यह हुआ कि नर और मादा युग्मकों का निर्माण शरीर के अंदर ही होगा। यदि नर युग्मकों का निर्माण पहले हो, बाद में मादा युग्मकों का निर्माण हो, तो उस अवस्था को क्या कहेंगे? प्रोटेंड्रस, पूर्वता। या साइड में राइट ऑन द टॉप, टॉप पे लिखे रेड पेन से, दो अवस्थाएं लिख ले। पूर्वता, ये पूर्वता में लिखें
नर युग्मकों का निर्माण मादा युग्मकों के पहले होता है। और दूसरा स्त्री पूर्वता, मादा युग्मकों का निर्माण नर युग्मकों के पहले होता है। इसको प्रोटोगाइनस कहेंगे। प्रोटो का मतलब फर्स्ट, गाइनस रिलेटेड टू फीमेल, समझ में आया ना। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, एंड्रस रिलेटेड टू मेल। पूर्वता, स्त्री पूर्वता। तो अब हम पोरीफेरा में आ जाते हैं। पोरीफेरा में ये द्विलिंगी होते हैं, स्त्री पूर्वता अवस्था पाई जाती है। कौन सी अवस्था पाई जाएगी? क्या मतलब हुआ इसका? समझ में आ गया? अब यहां पे एक क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क लगाएं रेड पेन से, बड़ा सा। लिखें क्वेश्चन, पोरीफेरा के जंतुओं में गैमेट्स का निर्माण, युग्मकों का निर्माण कौन सी कोशिकाओं से होता है? पोरीफेरा के जंतुओं में युग्मक का निर्माण, गैमेट्स का निर्माण कौन सी कोशिकाओं से होता है? कोई बताएगा? आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट कोशिकाएं हैं। जैसे हमने कोएनोसाइट्स के बारे में लिखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कोशिकाएं। अब दो शब्द हैं आर्कियोसाइट से संबंधित। ये अविभेदित एवं पूर्ण सख्त होती हैं। अविभेदित एवं पूर्ण सख्त। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं दोनों, अविभेदित तथा पूर्ण सख्त। बेटे अविभेदित कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जो किसी भी कोशिका का निर्माण करने में सक्षम होती हैं। ठीक है, वो ऐसी कोशिका जिसमें वो शक्ति हो जो किसी भी कोशिका में रूपांतरित हो सकती है, हम उसे पूर्ण सख्त कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्ण सख्त। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद लिखें निषेचन पर प्रकार का। पर का मतलब एक के युग्मक दूसरे के अंडाणु को फ्यूज करेंगे। पर प्रकार का आंतरिक होता है, शरीर के अंदर होगा। पर प्रकार का लेकिन आंतरिक होता है, आंतरिक होता है। अब परिवर्धन की बात करें। परिवर्धन का मतलब होता है विकास होना, नई पीढ़ी का विकास होना। परिवर्धन में आपने पढ़ा होगा, दो शब्द आते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। यहां पे राइट ऑन द टॉप ऊपर लिखो परिवर्धन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। बेटे मैं कह रहा हूं राइट ऑन द टॉप, क्या मतलब होता है? ऊपर हाशिए के ऊपर लिखो। क्या क्या बोल रहे थे हम? परिवर्धन अप्रत्यक्ष का मतलब है जीवन में लार्वा अवस्था का पाया जाना। पहले लिखो परिवर्धन में अप्रत्यक्ष परिवर्धन, इसका मतलब क्या होगा? लार्वा, जीवन में लार्वा अवस्था का पाया जाना। बेटे डायरी नहीं लाएंगे, बड़ा रजिस्टर लाए करें, सुंदर सा, बहुत अच्छे अच्छे रजिस्टर आते। कोई बात नहीं, जो मैं कहूं वो समझा कर, उसका अर्थ आना चाहिए, मतलब समझा कर। दूसरा लिखें प्रत्यक्ष जीवन में लार्वा अवस्था अनुपस्थित या नहीं पाई जाती। अब यहां पे आ जाएं आप। अभी हमने लिखा कि इनमें निषेचन आंतरिक होता है, पर प्रकार का होता है, परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। हमने दोनों टर्म ऊपर लिख ली, हमें पता चल गया कि परिवर्धन या तो प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा। अब इस पे लिखेंगे हम पोरीफेरा में अप्रत्यक्ष प्रकार का। अब अप्रत्यक्ष होगा तो लार्वा अवस्था होगी, तो लार्वा अवस्था का नाम हम लिखेंगे यहां पे
कौन बातें कर रहा है? एम्फीब्लास्टुला एंड पेरेनकाइमुला। एम्फीब्लास्टुला और पेरेनकाइमुला, क्या कहेंगे इसको? लार्वावस्था को या तो एम्फीब्लास्टुला कहेंगे या पेरेनकाइमुला। अब यहां पर एम्फी शब्द का मतलब समझना पड़ेगा आपको। बेटे इसको बॉक्स में बंद कर दें रेड से। एम्फी बताएं बेटे, वो तो हम उभयचर में एम्फी भी हमें करते हैं बात। यहाँ एम्फी का मतलब होता है, मतलब दोनों का मतलब है कि डबल, दो। अब यहां पर यदि ये ब्लास्टुला, ये लार्वावस्था है, तो लार्वावस्था में क्या होगा? आधा, मान लो ये लार्वावस्था है, आधा भाग हमने, तो आधा भाग सिलिएटेड होगा और आधा भाग में सिलिया पाई जाएंगी, रोम पाए जाएंगे, आधे भाग में रोम नहीं पाए जाएंगे। तो दो प्रकार का हो गया, एक तो बिल्कुल क्या बोलते हैं स्मूथ हो गया, और एक जो है वो रोम पाए जाते हैं उसमें, इसलिए हमने इसको एम्फीब्लास्टुला कहा। लेकिन बेटे ये ब्लास्टुला जो आपने पढ़ा होगा, परिवर्धन की एक अवस्था को भी ब्लास्टुला कहते हैं बेटे लेकिन ये लार्वावस्था है, परिवर्धन की एक अवस्था नहीं है। एम्फीब्लास्टुला किसका नाम है? लार्वावस्था। कौन से संघ के लार्वावस्था का नाम है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटे, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं जब पेपर आता है, तो आप ध्यान रखें, लार्वावस्था, पोरीफेरा के जंतुओं की लार्वावस्था को एम्फीब्लास्टुला या पेरेनकाइमुला कहते हैं। अब यहां पे स्टार बना के लिखें आप। ये लार्वावस्था स्वतंत्र जीवी, हमने वयस्क को क्या लिखा था? स्थानबद्ध। इसको क्या लिख रहे हैं हम? स्वतंत्र जीवी होती है जब इसका, अभी एक ने क्वेश्चन पूछा था कि ये कब स्थानबद्ध होगी? जब इसका कायांतरण हो जाता है तो यह स्थानबद्ध हो जाती है। कायांतरण का मतलब है लार्वा से वयस्क में परिवर्तित होना। यस, जब इसका लार्वावस्था से वयस्क में कायांतरण हो जाता है तो यह स्थानबद्ध हो जाती है। समझ में आ गया? अब बेटे उदाहरण लिख लो जल्दी से इसके, पोरीफेरा के एग्जाम्पल्स लिख लें आप। ये समझ में आ गया? अब वापिस पेज के टॉप पे लिखें कायांतरण। कायांतरण बेटे दो प्रकार का हम जंतुओं में पढ़ेंगे, बीच बीच में अलग अलग संघों में अलग अलग प्रकार का कायांतरण होगा। एक लिखते हैं, अभी हमने कहा कि प्रोग्रेसिव कायांतरण। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जिसमें लार्वा अवस्था से वयस्क अवस्था अधिक विकसित होती है। एक होता है रेट्रोग्रेसिव। रेट्रोग्रेसिव में क्या होता है? लार्वा से वयस्क कम विकसित होता है। तो दोनों लिख लें आप पेज के ऊपर, आगे के पेजों पे लिखते जाएं, कोई बात नहीं, ऐसे हर जगह काम आएंगे ये टर्म आपके। पहले क्या लिखेंगे? कायांतरण। कायांतरण में पहला प्रकार प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेस होना मतलब लार्वा अवस्था से वयस्क अधिक विकसित होना। लार्वा से वयस्क अधिक विकसित होना, जैसे अभी हमने लिखा। और दूसरा लिखें रेट्रोग्रेसिव। इसको हिंदी में बोलते हैं अधोकायांतरण। अधोकायांतरण। रेट्रो, ये बोर्ड पे देखें मैंने लिख दिया, रेट्रोग्रेसिव अधोकायांतरण। बेटे बोर्ड पे देखें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि इसको इंग्लिश में हमने लिखा तो रेट्रो शब्द लगा और उसमें प्रोग्रेसिव में हमने प्रो लगाया। प्रो, तो प्रो का मतलब होता है जिसमें प्रोग्रेस हो रही है। रेट्रोग्रेसिव में जिसमें प्रोग्रेस नहीं हो रही।
तो इसमें हमने कहा रेट्रोग्रेसिव में कि इसमें लार्वा अवस्था कम वयस्क में परिवर्तित होता है। प्रोग्रेसिव में हमने कहा कि लार्वा अधिक विकसित वयस्क में परिवर्तित होता है। इसमें प्रोग्रेस हुई, इसमें रेट्रोग्रेसिव हुआ। समझ में आ गया? उदाहरण लिखें अब आप। स्पोंजिला, यू स्पोंजिया, हिप्पोस्पोंजिया, एफिडेटिया, एफिडेटिया। अभी हमने लिखा था, कहां पे लिखा था एफिडेटिया? किसी को याद नहीं आ रहा? लवणीय जल के स्पंज। फाइलोस्पोंजिया, अब एक की विशेषता। स्पोंजिला के सामने क्या लिखेंगे? कहाँ मिलता है ये? लवणीय जल का स्पंज। बहुत इंपॉर्टेंट है, लवणीय जल का स्पंज। यू स्पोंजिया, ये यू स्पोंजिया के आगे एक क्वेश्चन मार्क आप लगाएं। इसको बाथ स्पंज कहते हैं, स्नान स्पंज। अभी बता रहे हैं मैडम। बेटे आपने जब आप स्नान करते हैं तो पत्थर से शरीर को रगड़ते हैं। ये यू स्पोंजिया का जो स्पंज, यू स्पोंजिया जो स्पंज है, इसमें अंतःकंकाल पाया जाता है। अभी हमने लिखा था कि वो कंटिकाओं का बना होता है, तो इसकी कंटिकाओं से शरीर को भी नहाते समय रगड़ते हैं, इसलिए इसको स्नान स्पंज कहते हैं। जो राजा महाराजा वो होते हैं ना, अधिक पैसे वाले, तो वो पत्थर से नहीं रगड़ते, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, आप लोग भी कर सकते। हिप्पो, बेटे एक मिनट, अब आगे लिखो। हिप्पो के नीचे अंडरलाइन करो 2। आपने एक शब्द सुना है हिप्पोपोटेमस, तो उसको हिंदी में क्या कहते हैं? आप बहुत इंटेलिजेंट जल्दी बोलती हैं बेटे, गलत काम। दरियाई घोड़ा, तो हिप्पो का मतलब घोड़ा। घोड़े को अश्व भी बोलते हैं आप, अश्व। तो इस स्पंज को हिप्पो शब्द लग गया, अश्व स्पंज कहलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट। अश्व स्पंज। फिर एफिडेविटिया की वापस विशेषता बताएं। लवणीय जल में पाया जाता है, अभी हमने पढ़ा था। फाइलोस्पोंजिया। अब बेटे एक मिनट, फाइलो के नीचे अंडरलाइन करें, रेड पेन से करें अंडरलाइन। फाइलो जहां भी शब्द आता है उसका मतलब होता है पत्ती, पर्ण, पत्ती नुमा, लीफ नुमा। तो हम इसको क्या कहेंगे? पर्ण स्पंज। अब बेटे यहां पे यू प्लेक्टेला के आगे बड़ा सा रेड पेन से क्वेश्चन मार्क लगाएं। यू प्लेक्टेला बहुत इंपॉर्टेंट स्पंज है। आपने अपने लैब होती है आपके यहाँ, वहाँ पे म्यूजियम स्पेसिमेन में देखा होगा, एक जाली जैसा ट्रांसपेरेंट स्पंज होता है जिसे यू प्लेक्टेला कहते हैं। काफ़ी महंगा आता है, लेकिन कोई बात नहीं। इस स्पंज को वीनस की पुष्प मंजूषा कहते हैं, वीनस फ्लावर बास्केट। वीनस की पुष्प मंजूषा
क्या मतलब हुआ बेटे इसका? अरे वेरी गुड, बहुत अच्छा। वीनस क्या होता है? फूल होते हैं? आप लोगों को यही नहीं पता। वैलेंटाइन क्या होता है? अब बेटे वीनस का मतलब होता है सुंदरता की देवी। कई देवी देवता होते हैं, सुंदरता की देवी को हम वीनस कहते हैं। लिखें राइट ऑन द टॉप, सुंदरता की देवी वीनस कहलाती है। वीनस सुंदरता की देवी। अब बेटे पुष्प मंजूषा, मंजूषा का मतलब होता है टोकरी, बास्केट। तो ये जो है वीनस फ्लावर बास्केट कहलाती है, वीनस की पुष्प मंजूषा। जापान में यूप्लेक्टेला के कंकाल को शादी के समय उपहार में दिया जाता है, क्योंकि इंट्रोगेटिव लगा लें। जापान में यूप्लेक्टेला या वीनस की पुष्प मंजूषा को शादी के समय उपहार में दिया जाता है, क्योंकि आप लोगों ने नहीं दिया घर में किसी अपने? जापानी का मतलब ये थोड़ी है, जापान के तो आप घर में कई आइटम्स रखते हैं। चलिए बेटे आप देखो इसका क्यों कहते हैं। मंजूषा का मतलब बास्केट पता है? तो बास्केट में क्या होता है, जब ये बास्केट बनना शुरू होती है तो उसमें ये किसका निशान है? तो मेल और फीमेल श्रिम्प, ये श्रिम्प छोटे आर्थ्रोपोड्स होते हैं जो इस वीनस की फ्लावर बास्केट के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और ये जीवन पर्यंत इस यूप्लेक्टेला के कंकाल के अंदर रहते हैं, क्योंकि जब कंकाल पूरा जाल बन गया तो बाहर निकल नहीं सकते। तो ये शादी में देने का, उपहार में देने का मतलब है कि आप भी इन श्रिम्प की तरह जीवन पर्यंत साथ रहें, मृत्यु होने तक साथ रहें। विदेशों में तो आप जानते हैं पता नहीं क्या क्या होता है। बेटे मैंने कहा कि पारदर्शक होता है, तो पारदर्शक में ये गिलास में मान लो कोई चीज है तो आपको दिखाई नहीं देगी, दिखाई दे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें आप?